ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड, इस कंपनी के नाम में रेल जरूर है, बट रेलवे सेक्टर से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का लेस देन 2.5% आता है। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड अगर हम इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो फिर हमको काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड, ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2008 से इस बिजनेस में है। एंड जो इस कंपनी का मेन बिजनेस है वो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड इससे रिलेटेड ये कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। एंड इसके अलावा ये कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। रेलवे सेक्टर में भी ये कंपनी थोड़ी बहुत अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो बिजली के खंभे होते हैं उनको गाड़ना एंड उनके ऊपर तार बिछाना, इस तरह का काम भी है इस कंपनी के पास। एनसी जो ये कंपनी है, इस बिजनेस को ये कंपनी इंडिया में भी करती है एंड इंडिया के अलावा 58 डिफरेंट कंट्रीज में करती है। एंड अगर हम इंडिया में इस तरह के बिजनेस की बात करें, तो जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनके क्लाइंट्स कौन होते हैं? ज्यादातर केसेस में वो गवर्नमेंट्स होती हैं एंड सेंट्रल पीएसयूज होते हैं। एंड ऐसा ही हमें इस कंपनी के केस में देखने को मिलता है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को क्लाइंट सेगमेंट वाइज डिवाइड करें, तो जो सेंट्रल पीएसयूज हैं वहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 81% आता है। अप्रोक्सीमेटली 18% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की प्राइवेट पार्टी से एंड लेस देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की स्टेट बोर्ड से। अब मैंने आपको बताया था दैट ये कंपनी इस बिजनेस को इंडिया में भी करती है एंड इंडिया के बाहर भी करती है। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को कंट्री वाइज डिवाइड करें, तो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 41% वो डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, वो इंडिया से आता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 59% रेवेन्यू ये इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया से आती है। एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, ज्यादातर बिजनेस ये कंपनी ईपीसी मोड पर करती है। एंड जो ये ईपीसी मोड वाला बिजनेस मॉडल है, यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का मोर देन 95% आता है। अब आप समझ गए होंगे दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के नाम में रेल जरूर है, बट रेलवे में ये कंपनी अपनी बहुत ही कम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ज्यादातर इस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को सेगमेंट वाइज डिवाइड करें, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 84% आता है। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 9% आता है। लेस देन 2.5% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की रेलवे से। एंड पोल्स एंड लाइटनिंग सेगमेंट से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 4.4% आता है। एंड ऐसे ही ये कंपनी इंडिया में तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंडिया के अलावा 58 डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है। एंड अगर हम उन कंट्रीज को देखें, तो जो मेन कंट्रीज हैं वो है बांग्लादेश, इसके अलावा केन्या, तंजानिया, निगर, नाइजीरिया, माली, कैमरून, फिनलैंड, पोलैंड, इस तरह की कंट्रीज में ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस तरह की कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को कंट्री वाइज देखें, तो जो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो आती है सार्क कंट्रीज से। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 47.5% आता है। जो नॉन सार्क कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, बट वो सार्क का पार्ट नहीं है, वहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 4% रेवेन्यू आती है। 45% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अफ्रीकन कंट्रीज से। 2.44% रेवेन्यू आती है अमेरिकन से। एंड ऐसे ही लेस देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की यूरोप से। सो बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी है आज की डेट में। तो अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के कंसर्निंग एरियाज की। अगर आप इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, वहां पर लिटिगेशन सेगमेंट में जाकर अगर आप इसको देखोगे, तो इस कंपनी के अगेंस्ट काफी सारे करप्शन से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं। एंड इंडिया में कुछ एक ऐसे केसेस हैं जिनको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड इसी तरह के पैरेलली केसेस इंडिया के बाहर भी चल रहे हैं इसी कंपनी के अगेंस्ट। एंड लेबर लॉ के वायलेशन से रिलेटेड इस तरह के बहुत सारे केसेस इस कंपनी के अगेंस्ट में चल रहे हैं। एंड ये दिखाता है इस कंपनी की एक किस्म से डार्क साइड, दैट यस, इस कंपनी का एक ये पहलू भी है। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो वहां पर ज्यादातर केसेस में कोई रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर नहीं रहता। हाँ, कुछ एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लो प्राइस पर, एंड देन जब इस कंपनी का शेयर काफी ऊपर चला जाता है, तो फिर वो उस कंपनी के शेयर को बेचकर बाहर निकल जाते हैं। बेसिकली वो इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनीज में आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए।
बट देन देयर आर फ्यू इन्वेस्टर्स जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनके फंडामेंटल्स को देखकर, एंड देन उसके बाद वो उस कंपनी की सक्सेस को राइड करते हैं। एंड इस कंपनी के केस में हमें ऐसा थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। सो हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट थोड़े से कंसर्निंग एरियाज हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 2841 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 3445 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 4600 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये 4800 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। तो एसेट में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, वहां पर भी कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 2357 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 3172 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2024 में ये 4130 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये 929 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की रेवेन्यू को प्रोजेक्ट करें उसी हिसाब से, तो फिर ये मार्च 2024 के लेवल पर ही आती है, नियर बाई। बट एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले तो उसके लिए इस कंपनी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें, मार्च 2024 में ये 64 करोड़ रुपीस का था। अगले साल ये 107 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 233 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने मोर देन 51 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। ऐसे ही ये कंपनी एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। मार्च 2022 में ये 50 करोड़ रुपीस का था। अगले साल ये 142 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 35 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, एंड ये 131 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड ऐसे ही करंट में इस कंपनी की बुक्स में 603 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड ये कंपनी 11.71% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, एंड 5.65% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसका एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कैश फ्लो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है। कैश रियलाइजेशन में कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एंड ऐसा हमको देखने को मिलता है अगर आपको ज्यादातर केसेस में या तो गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं या फिर सेंट्रल पीएसयूज हैं, वहां पर कैश रियलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड ऐसे ही जो ये इस कंपनी के मार्जिन हैं, फिर चाहे वो एबिटा मार्जिन हो, पैट मार्जिन हो, दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 5799.86 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 838.91 करोड़ रुपीस का। 400 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 410 रुपीस से 432 रुपीस का प्राइस बैंड है। 34 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,680 रुपीस की। 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 27 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड यहां पर अगर हम देखें दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो अपने आईपीओ पेपर्स में इस कंपनी ने कुछ एक कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज करा है। वो कंपनियां हैं केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, पटेल इंजीनियरिंग एंड वजेल प्रोजेक्ट्स। ये वो कंपनियां हैं जो इस कंपनी से मार्केट में compete करती हैं। एंड यहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी देखने को मिलती है। देयर आर फ्यू कंपनी जो 15-16 के पीई पर ट्रेड कर रही हैं, एंड देन देयर आर कंपनी जो काफी एक्सपेंसिव पीई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 28 के पीई वैल्यूएशन पर। दैट मींस इस कंपनी ने अपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन का बहुत अच्छा स्कोप छोड़ा हुआ है। बट स्टिल क्या इस कंपनी का आईपीओ ठीक से सब्सक्राइब होगा, नहीं होगा, यह हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, बिकॉज इस कंपनी के साथ बहुत सारी कंपनीज के आईपीओज ओपन हो रहे हैं। बट इस कंपनी के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इस कंपनी का लिटिगेशन। इस कंपनी का लिटिगेशन सेगमेंट। इस कंपनी के अगेंस्ट करप्शन से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं। एंड अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट इस तरह के केसेस चल रहे हों तो फिर आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए, बिकॉज आपको ये नहीं पता उस कंपनी के अगेंस्ट बॉम्ब वो कब फूट जाए। एंड जब भी इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन कंपनी के बारे में निकलती है तो वहां पर सबसे बड़ी कंसर्निंग बात क्या होती है, कि जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनके साथ कभी भी छेड़खानी हो सकती है। एंड जब भी आपको इस तरह की कंपनी दिखे आपको उससे थोड़ा सा दूर रह जाना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बिकॉज जो ये कंपनी है काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
तो ऐसा भी हो सकता है, मार्केट इस कंपनी की जो लिटिगेशन हिस्ट्री है उसको इग्नोर करे एंड देन सब्सक्राइब करे, तो फिर इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसके बाद भी कंपनी का आईपीओ अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। बट मेजर कंसर्निंग एरिया है वही करप्शन से रिलेटेड केसेस, एंड इस तरह की कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।